देश के वर्तमान डेयरी परिदृश्य के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के प्रसिद्ध डेयरी कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपका पशु संदेश न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रयास आपका। पशु संदेश को मेरे ख्याल से आज इतने सब्सक्राइब हैं, इतने लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है डेयरी के लिए तो कम से कम बहुत बड़ा प्रयास है। आप बधाई के पात्र हैं इसके। धन्यवाद मुकेश जी। अपन अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। अपना जैसा टॉपिक है कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आज के हालात में डेयरी की दिशा और दशा क्या है। आज यदि हम बात करें डेयरी के बारे में, डेयरी की दिशा दशा की जो आप पूछ रहे हैं, ये तरफ दो सेक्टर हैं डेयरी के। एक तो है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर और दूसरा है कोऑपरेटिव सेक्टर और ये टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यदि हम बात करें, यदि पंजाब की स्टेट की यदि हम बात करें, जो हम हर बार में बोलते हैं कि काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो पंजाब में ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी अच्छा है। डेयरी मतलब डेयरी इज ऑर्गेनाइज है। वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 90% तो डेयरी जो है वो अनऑर्गेनाइज है। केवल 10% है वो भी ऑर्गेनाइज और वो भी बेचारे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये तो आज के हालात हैं डेयरी के जो देश में है, आप सब देख ही रहे हैं। अब ये हालात होने के पीछे सबसे बड़ा जो अपन रीजन की बात करें या ये हालात क्यों ऐसे पैदा हुए कि हमारा देश में जो डेयरी इंडस्ट्री है या मिल्क जो बिजनेस है, पहली चीज़ तो हम कि डेयरी को हम इंडस्ट्री बोलते ही नहीं, डेयरी को हम फार्मिंग बोलते हैं। और जब तक हम फार्मिंग बोलेंगे तब तक हम उसको ट्रीट करेंगे फार्म के, या ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं किसान है फार्म, हम दूध उत्पादन के लिए भी बात करते हैं किसान है दूध उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन पोल्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री। जब तक हम इसको इंडस्ट्री के स्वरूप में नहीं लाएंगे तब तक इसकी दशा और दिशा दोनों नहीं बदलेंगे। हाँ, यही हमारा मानना है कि सरकार को डेयरी को लेके एक बहुत नीति स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि वो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर मान रही है, एग्रीकल्चर मान रही है, तो फिर एग्रीकल्चर में जो एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं, जो इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस है या जो हैवीली सब्सिडाइज मॉडल है, वहाँ भी डेयरी वंचित रह जाता है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को दर्जा भी डेयरी को प्राप्त नहीं है, तो इंडस्ट्री को मिलने वाले लाभों से भी हम वंचित रह जाते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट एक इंडस्ट्री को मिलता है, डेयरी उसको भी वह भी नहीं मिल पाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब हम अधर में लड़ेंगे, ना तो हम इंडस्ट्री में हैं और ना हम फार्मिंग में। आज की डेट में यदि कोई सोचता है कि अब कई नए बच्चे आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं कॉर्पोरेट से आ रहे हैं कि मैं आज एक अच्छा फार्म डेवलप करूं। फार्म डेवलप करने के पीछे उसकी जो सोच रखी होती है क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करने की, कि मैं अपने लोगों को कम से कम आज आप देख रहे हैं एडल्ट्रेशन की बात हम करते हैं। सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन किस में? जिस फूड इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो पूरी फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन है वो मिल्क इंडस्ट्री। ये इतना मिल्क इंडस्ट्री में एडल्ट्रेशन है तो इसका कारण क्या है? इसका बेसिक कारण वही है डिमांड सप्लाई की, जहाँ हम बात करते हैं। प्रोडक्शन जो है हमारे पास में उसकी एवज में हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब जब डिमांड ज़्यादा रहेगी और प्रोडक्शन कम रहेगा तो इस गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं आप मान के चलिए न्यूसेंस भी क्रिएट होगा, माल प्रैक्टिसेस भी आएंगी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है। इस बड़े मार्केट को हर आदमी अपने तरीके से उसका लाभ लेना चाहता है। लाभ लेने के लिए अनफेयर मीन्स भी अपनाएगा। जब अनफेयर मीन्स अपनाएगा तो एडल्ट्रेशन आने ही आना है। तो एडल्ट्रेशन रोकने का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार बहुत प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी, सरकार ने एक्ट बना दिया एडल्ट्रेशन के लिए कि सजा होगी, ये प्रावधान, ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं। एग्जीक्यूशन उनका जो हो रहा है, सरकार अपना प्रयास कर रही है, वो भी सही है। देखिए, जब तक हम खेती किसानी की बात कर रहे हैं तो हम किसानों को बोलते हैं कि आप अच्छी फसल उपजाओ, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि अच्छा अनाज उपजाओ। वो अच्छा अनाज जब मार्केट में आएगा तो माल प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म होंगी। सेम चीज़ मिल्क के साथ है। हमको कॉर्पोरेट फार्म जिसको बोलते हैं या ऑर्गेनाइज फार्म बोलते हैं, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो आपके हिसाब से क्या कॉर्पोरेट फार्म्स ही एडल्ट्रेशन का जवाब है? बिल्कुल, कॉर्पोरेट फार्म्स ही एडल्ट्रेशन का जवाब है। कारण ये देखिए, जो कॉर्पोरेटिव की यदि हम बात करते हैं या कलेक्शन सिस्टम है, जो छोटे एक एनिमल 2 एनिमल से कलेक्शन करते हैं, वो कलेक्शन से यानी मिल्क प्रोडक्शन, जब गाय ने दूध दिया, भैंस ने दूध दिया, एनिमल ने दूध दिया, वहाँ से लेकर के आपके पास पहुँचने तक उसमें बहुत बड़ा काम है। मिल्क एक ऐसी कमोडिटी है, फ्रेश कमोडिटी जिसको हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं पेरिशेबल आइटम उसको, जिसमें खराब होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप ये देखिए, किसी भी कलेक्शन सेंटर पर जाकर देखिए, कलेक्शन प्रोडक्शन से लेकर के कलेक्शन सेंटर, चिलिंग सेंटर के बाद में प्रोसेसिंग यानी पास्चराइजेशन, यहाँ पहुँचने में जो टाइम ड्यूरेशन लग रही है, मिल्क की क्वालिटी वहीं से खराब होना शुरू हो जाती है।
आपका कहना है कि प्रोडक्शन प्लेस और कंजम्पशन प्लेस में ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए जैसे बाकी देशों में होता है कि भाई एरिया वाइज आपके अपने ब्रांड है। हमारे यहाँ तो एक ब्रांड है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सभी जगह वही सप्लाई किया जा रहा है। पता चला आप देखते होंगे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा, ट्रेन में बड़े बड़े टैंकर लग के जाते हैं, गुजरात से दूध जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। अब आप खुद ही सोचिए, गुजरात में मिल्क कलेक्ट हुआ, पास्चराइज किया, टैंकर में भरा, नॉर्थ ईस्ट गया, कितने दिन का गैप लगा और उसके बाद में फ्रेश दूध मिला। यदि हम वहीं पर किसी अच्छे फार्म्स को डेवलप करें गवर्नमेंट के सपोर्ट से, गवर्नमेंट का केवल सपोर्ट, मैं नहीं बोलता कि गवर्नमेंट को केवल फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट तो बात की बात है। आज नो है तो सबसे पहले हमें एक कॉर्पोरेट फार्म्स को यदि डेवलप करना है तो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एक माहौल देने की जरूरत है। जैसा हम देखते हैं आज कॉर्पोरेटिव के छोटे स्तर के पशुपालन के लिए हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम है। आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 5 भैंस पालने की, 10 भैंस पालने की, तो सभी सरकारी यूनिवर्सिटी से लेकर विभागों के पास सुविधा है। पर हम देखते हैं कि ऐसी कोई सुविधा देश में नहीं है। यदि कोई 2-5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 200-400 एनिमल्स का फार्म खोलना चाहता है तो उसको प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थाएं नहीं है, मशीनरीज हमको बहुत सारी इंपोर्ट करना पड़ती है। तो क्या आप मानते हैं इस देश में एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है जो कॉर्पोरेट फार्म्स के लिए कंडक्टिव हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और वो इकोसिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा हमको ट्रेनिंग सेंटर्स गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर फॉर कॉर्पोरेट फार्म। आज देखिए, जो आपने बोला कि 4 एनिमल 5 एनिमल या छोटे फार्मर्स या मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, KVKs हैं जो उनको ट्रेनिंग देती हैं। हम भी जब कोऑपरेटिव के साथ जाते हैं, किसानों की मीटिंग्स लेते हैं, तो छोटे छोटे किसान हैं उनको हम सिखाते हैं कि भैया ये तुम्हारे पास जो है उसको पिला दो, दूध तुम्हारा आधा 3 लीटर बढ़ जाएगा, इसको आप बेच दो। लेकिन जहाँ कॉर्पोरेट की बात आती है, कॉर्पोरेट में कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा अदर बिजनेस है और मैं आज इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बूमिंग इंडस्ट्री है नो डाउट, और मिल्क एक ऐसा कमोडिटी है, आप वेज नॉन वेज यदि पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री वेज परसेंटेज में भी 60-70% होगा। दूध का कंजप्शन 99.99% लोग करते हैं किसी भी रूप में। आप और हम सबसे पहली चीज़ सुबह उठ करके जो चीज़ कंज्यूम करते हैं वो है मिल्क, चाय के रूप में करें या दूध के रूप में, कॉफ़ी के रूप में करें। हम इस इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारे पास कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? आज मैं एक बिजनेस में हूँ, मैं एक डेयरी डालना चाहता हूँ 100 एनिमल 500 एनिमल, मुझे कौन सिखा है? क्या ये चीज़ आप बड़े दावे से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, क्या आप ये चीज़ दावे से कह सकते हैं यदि वो लोग डेयरी सेक्टर में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो एक 100% चांसेस है कि वो घाटे में नहीं जाएंगे, या इट विल प्रूव टू ए प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर देम? इस नटशेल में यदि हम कहें तो क्या डेयरी में इन्वेस्टमेंट वर्थ है कि नहीं है? बिल्कुल है, मैं 100% दावे और बहुत ही बोल सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ में ये चीज़ कह रहा हूँ कि वर्थ है। आपने इस चीज़ को कहीं प्रैक्टिकली होते बिल्कुल, देखा है कि यहाँ कोई कॉर्पोरेट फॉर्म भारत में सक्सेस हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, भाग्यलक्ष्मी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप थोड़ा बताएं भाग्यलक्ष्मी के बारे में कि किस तरह का उनका है, और वो लोग सक्सेस हुए हैं, दे आर रनिंग ए प्रॉफिटेबल फार्म। देखिए, भाग्यलक्ष्मी है, बिनसर फार्म है, मैं यदि इन फार्म्स के नाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्म बहुत ही अच्छा, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, और उस साइंटिफिक तरीके से जो क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस क्वालिटी मिल्क का उनको वो प्राइस भी मिल रहा है। आज की डेट में दे आर सेलिंग मिल्क 65 रुपीज़ टू 110 रुपीज़ लीटर, और लोग रेडी है पे करने के लिए। आज देखिए, दूध आप अपने बच्चे के लिए दूध यूज कर रहे हैं, यदि मैं आपको बोलूँगा ये सबसे अच्छी क्वालिटी का, आप देखेंगे अपनी आंखों से कि अच्छा है, तो आपको 100 रुपये या 70, 80, 90 रुपये पे करने में कोई कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ होगी आपको। मेरा क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे, यदि आप कॉर्पोरेट फार्म्स को सरकार बढ़ावा भी दे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट में चल रही है? यस बिल्कुल चल रही हैं। जो अच्छे फार्म है, जो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, इसीलिए तो वो बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज यदि कोई भी बिजनेस यदि घाटे में होगा तो कोई उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, बिजनेस में उसको बंद करने के बारे में सोचेगा। आज यदि कुछ फार्म है जो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ इसीलिए रहे, बिनसर फार्म बढ़ क्यों रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है कि वो प्रॉफिट में, सीधी सी बात है ना। और लेकिन नया कोई आता है, ये फार्म भी काफ़ी स्ट्रगल करके आज की डेट में जो चीज़ें सीखने मिल रही हैं, या ट्रेनिंग की जैसे आपने बात करी, मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ जोड़ना चाहूँगा उसमें। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं। पहली यूनिवर्सिटी है गूगल यूनिवर्सिटी और दूसरी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना। आप सर्च करिए गूगल के ऊपर में, मुझे डेयरी फार्म खोलना है, आपको 50-100 साइट मिल जाती है। आप उस पर जाके सर्च करते हैं और वो सारा ज्ञान अधगचा होता है। उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं जब तक कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको जिस दिन आप पहला लीड करते हैं ना, पहली नींव रखते हैं किसी भी बिजनेस की, तो आप तब करते हैं जब बिजनेस के नो हाउ जान लेते हैं। यहाँ तो कोई बताने वाले नहीं, कैसे करेंगे?
चलिए, अपन ने कारपोरेट सेक्टर्स के फार्म के बारे में इतना जिक्र किया और आपका दृढ़ मानना है कि कारपोरेट फार्म सक्सेस होंगे, आने वाला भविष्य कारपोरेट फार्म से ये देश में। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेयरी में दो ही होती है, एक तो न्यूट्रिशन है ना, फीडिंग, पाउडर ले लें आप, उसको कंसनट्रेट फीड ले लें। तो लगातार हमारी सरकार सालों से संसद में ये जवाब देती हुई आई है कि हमारे पास 30% हरे चारे की कमी है, 40% सूखे चारे की कमी है। मतलब 30 से 50% के बीच में सभी तरह का, भले ही वो सूखा चारा हो, हरा चारा हो या हमारा कंसनट्रेट फीड हो, लगातार सालों से इन चारों की हमारे यहाँ कमी बनी हुई है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है आकाश जी। देखिए, क्या है कि जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी का, तो फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं ह्यूमन के लिए। हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फीड सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते? भाई फीड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो जो मीट आ रहा है, जो फूड आ रहा है, वो भी तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए आ रहा है। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, यही हमारे इसका हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और फीड सिक्योरिटी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमको फीड सिक्योरिटी की आज फेल होने के पीछे रीजन यही है कि फीड सिक्योरिटी, जो आपने बोला 50 से 60, बिल्कुल मानना हूँ मैं कि 50 से 60% जो है वो एनिमल फीड की स्कार्सिटी है। अब उस स्कार्सिटी को दूर कैसे हो? देखिए, लार्ज एनिमल की, हम मिल्क की हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो लार्ज एनिमल की बात करें, उनका सबसे बड़ा फूड क्या है? फॉडर। तो हमको फॉडर को अच्छे से अच्छा उगाने के लिए और अच्छे से अच्छा प्रिजर्व करने के लिए प्रयास करने पड़े। उस प्रयास को करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। जब वो उस इंडस्ट्री को फीड के सेक्टर का सपोर्ट करेगी, जैसे फॉडर बैंक की बात है, एक कंसेप्ट है फॉडर बैंक का कंसेप्ट। फॉडर बैंक का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। फॉडर बैंक के लिए ये नहीं है कि आपको फीड फॉडर को उठा करके कहीं स्टोर करके रखेंगे, नहीं। आप उनको सिखा दीजिए ये फॉडर को प्रिजर्व कैसे किया जाए, फॉडर को ग्रो कैसे किया जाए। तो आप इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में गिन रहे हैं ना, आप फॉडर उगाना सिखाइए, फॉडर को प्रिजर्व करना सिखाइए और बताइए कि फॉडर कितना इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर के आप सबसे दूर पैदा कर पाएंगे। और तब तक, जब तक कि कोई फार्म सस्टेन नहीं होता, मेरी गुजारिश यही है, सरकार से भी मेरा कहना यही रहता है कि आप उसको कम से कम साल 2 साल के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं वो आप किसी और रूप में ना देकर के उसको फॉडर के रूप में दो। जब वो फॉडर को सीख जाए कि उसको कैसे मुझे लगाना है और कैसे मुझे उसे प्रिजर्व करना है, जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। अभी आपने एक शब्द यूज़ किया फॉडर बैंक, तो ये क्या परिकल्पना है फॉडर बैंक? तो इसमें चीज़ें मैं बोलता हूँ। फॉडर बैंक जो है, एक तो फॉडर बैंक की परिकल्पना ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे वो हम स्टेट की बात करें, वहाँ पर कुछ देखिए, सभी एरिया में सारी चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती, साफ तो सबको मालूम है। जहाँ ये चीज़ ग्रो हो सकती है वो एरिया आइडेंटिफाई करें। गवर्नमेंट के पास में बहुत लैंड है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करें। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हम वहाँ से फॉडर उठाएं और फॉडर को सब्सिडाइज रेट में फार्मर्स को दें, फार्मर्स को या इंडस्ट्रीज को दें। कि जैसे भाई मक्का है, हम अपने एरिया में जिस एरिया में मक्का होता है, अच्छा पैदा हो सकता है, उस एरिया में मक्का उगाएं और वहाँ साइलेज बनाएं और साइलेज बना करके ये पूरा पैकेज, ये पैकेज हम इंडस्ट्री को डिलीवर करते हैं ऑन कॉस्ट बेसिस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको फ्री में दो, आप ऑन कॉस्ट बेसिस है ना। क्या आप एक FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी मीडिएटर एजेंसी की कल्पना करते हैं जो कि फूड को स्टोर करे और फिर यहाँ उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको सप्लाई किया जाए? सर एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल जो आपने बोला ना, मैं भी FCI जैसी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही मैं फॉडर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि एक फॉडर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइप का एक किसी एजेंसी को आना चाहिए जो एजेंसी ये फॉडर को सिक्योर करे, प्रिजर्व करे और प्रिजर्व करने के बाद में किसानों को या फार्मर्स को। हमारे पास हमेशा एक रिजर्व होता है, जैसे ह्यूमन में आपका दाल चावल आटा जितनी भी कमोडिटीज़ है उसका एक रिजर्व हमेशा गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसी तरह का आप चाहते हैं कि एनिमल फीड का और फॉडर का भी रिजर्व बैंक हमारे पास हमेशा रहे और लीन सीजन्स में गवर्नमेंट उसको फार्मर्स तक पहुँचाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बोला ना, जैसे फूड सिक्योरिटी की बात है, वैसे हम फीड सिक्योरिटी भी करें, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं रिजर्व रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जगह पे कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है कि काऊ हॉस्टल की परिकल्पना है। मैं आपको एक नया परिकल्पना देता हूँ, काऊ हॉस्टल या काऊ कैफेटेरिया की हम बात करते हैं। तो काऊ हॉस्टल और काऊ कैफेटेरिया क्या, इट्स ए काइंड ऑफ कम्युनिटी फार्म। भाई मेरे पास में इसका सीजन है जहाँ पर मेरे पास में फॉडर नहीं है ना, मैं एनिमल को क्या खिलाऊंगा, तो फॉडर नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होती, दूसरी बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर फॉडर अवेलेबल होता है, हम अपनी काऊ को वहाँ ले जाते हैं और वहाँ 2 महीने 3 महीने के लिए हम वहाँ उसको छोड़ते हैं कम्युनिटी लेवल पर, जिसमें सबका शेयर रहता है। तो फॉडर को ग्रो करने में भी, एनिमल को पालने में भी और प्रोडक्शन करने में भी, वो वहाँ जा करके हम उसको फॉडर को, अपने एनिमल को कम से कम सेव कर सकते हैं। हाँ, जो टफ टाइम्स होते हैं साल के, जब फार्मर बहुत असहाय हो जाता है, अपने फार्मर को एनिमल को खिलाने ना उसके पास होता है ना वो असहाय महसूस करता है, उन स्थितियों के लिए
बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं स्थितियों में जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है उसके पास में, तो हम इस प्रकार की परिकल्पना पर भी विचार कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है इन सब चीज़ों को। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो ये जानना बहुत जरूरी है। क्या अब आप मानते हैं, आखिरी में मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, क्या अब आप मानते हैं कि वो समय आ गया है कि अब धीरे धीरे हमारी डेयरी इंडस्ट्री कोऑपरेटिव मॉडल से प्रोड्यूसर कंपनी मॉडल या कारपोरेट कंपनी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है? सर शिफ्ट तो हो रही है, यदि हम बोलेंगे तो देखिए मैं तो दो ही चीज़ मानता हूँ, या तो पास है या फेल है। मैं सप्लीमेंट्री में विश्वास नहीं रखूँगा, है ना। और हम क्या है, हम जो एक शब्द हमने ईजाद कर लिया डेवलपिंग जैसा कोई शब्द है नहीं, या तो डेवलप्ड है अनडेवलप्ड है। तो हम तो अभी तक अनडेवलप्ड ही हैं, हो रही है में जा रहे हैं तो वो जाती रहेगी। हमको होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें, गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं। हमको इसी मॉडल पे आना पड़ेगा, FPC। हम FPC मॉडल में ही आकर के हमको काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम मिल्क की क्वालिटी, जो एडल्ट्रेशन देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बार बार कहता हूँ एडल्ट्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। आज इतनी गंभीर बीमारियाँ जो हो रही हैं वो मिल्क के थ्रू हो रही हैं। आपको हमको सबको पता है, तो रोज़ हम पढ़ते हैं, रोज़ हम देखते हैं। ये रुकेगा तभी जब हम ये FPC मॉडल पर काम करते हैं। चलिए मुकेश जी, आपने इसमें बहुमूल्य समय हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी आपकी दी हुई जानकारी से लाभ प्राप्त हो।